दोस्तों, क्या शपथ ग्रहण से पहले नितिन गडकरी ने मोदी को वाकई में झुका दिया है? आखिर ये सरकार कितने महीने या कितने वक्त तक टिक पाएगी, चल पाएगी? आप कहेंगे कुमकुम, अभी तो मोदी जी ने शपथ भी नहीं ली, तो फिर ये किस तरह का सवाल है? आखिर क्यों ये सरकार नहीं चलेगी? क्योंकि दोस्तों, ये जो खबरें आ रही हैं कि कैबिनेट में किसको कौन सा पद मिल सकता है, किसको कितने कैबिनेट की मंत्रालय मिल सकते हैं, किस किस को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, उन खबरों को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो इसी ओर इशारा करते हैं कि ये जो सरकार बन रही है, जिस जश्न के साथ, जिस तैयारी के साथ बन रही है, क्या वो अपने पूरे 5 साल कंप्लीट कर पाएगी? ये सब कुछ मैं आगे आपको बताऊंगी। साथ में ये भी आपको बताऊंगी कि नायडू और नीतीश की इस कैबिनेट में कितनी चली, उनकी मांगे कितनी मानी गई। लेकिन उससे पहले आपको उस शख्स के बारे में बताते हैं दोस्तों, जिसको लेकर पिछले 1 साल से तमाम तरह की अटकलें चली। नितिन गडकरी। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उन मंत्रियों में से हैं जिनके काम की सबसे ज्यादा तारीफ हुई है। मतलब आप मोदी जी को पसंद करें या ना करें, उनकी राजनीति को पसंद करें ना करें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुलकर कहते हैं कि इस सरकार में एक काम हुआ है, सड़कें बहुत अच्छी बनी है, और उसका श्रेय जाहिर तौर पर गडकरी को जाता है। लेकिन गडकरी के जिस तरह से पर कतरे गए वो सबने देखा है। पिछले 10 सालों में जिस तरह से बीजेपी के अंदर, सरकार के अंदर उनका से कम किया गया, वो सबने देखा। और इसका जीता जागता प्रमाण चुनाव के दौरान तब दिखा जब संजय राउत के इस बयान ने सनसनी मचा दी। संजय राउत ने तो खुलेआम बीजेपी के केंद्रीय जो नेता हैं उन पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए कि मोदी जी, अमित शाह जी और फडणवीस ने बकायदा षड्यंत्र रचा है गडकरी के खिलाफ, और ये चाहते हैं कि गडकरी अपना नागपुर का चुनाव हार जाएं। और दोस्तों, हुआ भी यही था। हालत ये हो गई थी दोस्तों गडकरी को लेकर कि उद्धव ठाकरे ने बीच चुनाव में गडकरी को एक तरह से इन्विटेशन दे दिया था, न्योता दे दिया था कि आप लोग बीजेपी छोड़कर आप हमारे साथ आ जाइए। हालांकि बाद में बीजेपी ने इस पर पलटवार किया था, गडकरी ने भी जवाब दिया था। लेकिन दोस्तों, राजनीति में धुआं वहीं उठता है जहां आग लगती है। ये बात सब जानते हैं कि नितिन गडकरी आरएसएस के बेहद खास है, और प्लान यही था, कोशिश यही थी कि अगर मोदी जी को अपने दम पर बीजेपी को 300 प्लस आते हैं और 275 पार का जो अपने दम पर बीजेपी के बहुमत के आंकड़े को छूने का सपना था, अगर वो पूरा होता तो नितिन गडकरी का दोबारा से मंत्री बनना बहुत मुश्किल हो जाता। नितिन गडकरी छोड़िए, राजनाथ सिंह का दोबारा से मंत्री बनना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन अब देख लीजिए दोस्तों, जिन जिन सांसदों के पास फोन गए हैं उनकी लिस्ट, इसमें नितिन गडकरी का भी नाम है, इसमें राजनाथ सिंह का भी नाम है। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये बड़ी समावेशी लिस्ट है, क्योंकि इसमें पीयूष गोयल के साथ साथ चिराग पासवान का भी नाम है। चिराग पासवान जिन्होंने बिहार में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा, 5 की 5 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके अलावा जेडीएस के कुमारस्वामी को भी फोन गया है, हो सकता है कि उनको भी मंत्री बनाया जाए। इसके अलावा दोस्तों, जीतन राम मांझी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। अच्छी बात है दोस्तों, जिनके पास 1 सीट थी या जो 5 सीटें जीत कर आए, उनको यहाँ पर मंत्री पद दिया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि नायडू और नीतीश की कितनी चली। दोस्तों, नीतीश कुमार और नायडू लगातार बार्गेन कर रहे थे कि जो 4 प्रमुख मंत्रालय होते हैं, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय, इन चारों मंत्रालयों में से 1 या 2 उनको मिले, और बार्गेन भी खूब हुई। लेकिन सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप ये 4 मंत्रालय अपने सहयोगियों को दे देते हैं तो हर लिहाज से मोदी जी किसी भी हाल नहीं चाहते थे कि ये मंत्रालय उनके पास जाएं। और जाहिर तौर पर इस सरकार में, इससे पिछली बारी जो मोदी जी की सरकार थी, उसमें ईडी सीबीआई का जो रोल रहा है, अगर वित्त मंत्रालय किसी और के पास चला जाता है, सहयोगी के पास चला जाता है, तो फिर उस रोल को आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये बात हमने पहले भी देखी है दोस्तों, यूपीए के दौरान भी, जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सरकार के दौरान भी, ये जो 4 मंत्रालय थे, ये उस वक्त कांग्रेस ने अपने पास रखे थे। एक स्थिर सरकार चलाने के लिए ये जरूरी होता है। लेकिन उसके बाद सवाल ये उठता है कि फिर कितने मंत्रालय मिले दोनों को। जेडीयू के बारे में सुनने में आ रहा है दोस्तों कि 2 मंत्रालय जेडीयू को मिले हैं और 2 मंत्रालय टीडीपी को मिले हैं। टीडीपी की तरफ से बाकायदा इसको लेकर ऐलान भी कर दिया गया है। आप देखिए, टीडीपी के नेता जयदेव गल्ला ने एक्स में बाकायदा इसको लेकर पोस्ट भी कर दिया है, और उन्होंने राम मोहन को इसको लेकर बधाई दी है, और उन्होंने कहा है कि राम मोहन जल्द ही चंद्रबाबू नायडू की तरफ से, यानी कि उनकी पार्टी की तरफ से, केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। तो अब खुलकर नाम आने लगे हैं, किस किस के पास फोन गया है, इसको लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो फिर आप कहेंगे दोस्तों कि जो बार्गेनिंग चल रही थी इतने दिनों से, उस बार्गेनिंग से क्या मिला? क्या लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी मिली? दोस्तों, कोशिश तो पूरी थी नीतीश कुमार की, चंद्रबाबू नायडू की, कि कुर्सी वो अपने पास रखे लोकसभा अध्यक्ष की, क्योंकि फिर तोड़फोड़ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा सरकार के अंदर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है। तो फिर आप कहेंगे कि नीतीश नायडू को क्या मिला?
सरकार की बैसाखी वो क्यों बन रहे हैं, कैसी सरकार की बैसाखी जो उनके बिना चल ही नहीं सकती, एक ऐसी सरकार का हिस्सा वो क्यों बन रहे हैं जब इंडिया गठबंधन की तरफ से उनको बड़े बड़े ऑफर थे। तो यहाँ पर दोस्तों दो बातें मानी जा सकती हैं। एक, जिस विशेष राज्य के दर्जे की बात, जिस भारी भरकम पैकेज की बात नीतीश कुमार बिहार के लिए मांग रहे थे और नायडू आंध्र प्रदेश के लिए मांग रहे थे, या तो उस पर सहमति बन गई है, कोई ऐसा पैकेज तैयार किया जाएगा, विशेष राज्य का दर्जा अगर ना दिया जाए क्योंकि कानून की बहुत अड़चने हैं इसमें, तो हो सकता है कि कोई खास पैकेज तैयार किया जाए जो नायडू और नीतीश दोनों के राज्यों को दिया जाए, क्योंकि दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने खुद भी पॉलिटिक्स करनी है। खासतौर पर बिहार बहुत अहम राज्य है बीजेपी के लिए, अगले साल वहां विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों एक और बहुत महत्वपूर्ण खबर आई है। पत्रकार रणविजय सिंह ने एक खबर लिखी है, देखिए वो कहते हैं कि मंत्रालय के साथ अपने पसंदीदा अधिकारियों को अहम पद पर नियुक्त करने की मांग है, ये बात भी माननी पड़ेगी। मतलब कि जो मंत्रालय सहयोगियों को मिले हैं, सहयोगियों ने न केवल मंत्रालय पर बार्गेन किया है बल्कि बार्गेनिंग इस बात पर भी हुई है कि मंत्रालय मिलने के बाद अधिकारी भी उनकी मर्जी के ही होंगे। और मोदी जी के लिए कहा जाता है कि इससे पहले जो उन्होंने 14 और 19 में सरकार चलाई है उसमें कैबिनेट की बैठक में फोन्स किसी के अलाउड नहीं होते हैं, कैबिनेट की बैठक से कोई खबरें बाहर निकल कर नहीं आती हैं। खास तौर पर ये कहा जाता है, मतलब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है, पत्रकारों के बीच ये चर्चा है कि सारे मंत्रालयों को चलाने वाला एक तरह से पीएमओ है, पीएमओ ही हेड होता है, मंत्रियों का काम केवल फाइलों को बस फाइलों पे साइन करना होता है। अब तक ये रहा क्योंकि बीजेपी का अपने दम पर बहुमत था, अपने दम पर 14 और 19 में बीजेपी ने सरकार चलाई थी। लेकिन अब स्थितियां पलट चुकी है। आप सोचिए एचडी कुमारस्वामी अगर कोई मंत्रालय संभालेंगे तो क्या वो मोदी जी के पसंद के अधिकारी चुनेंगे, अपने पसंद के अधिकारी चुनेंगे, वो काम भी अपने हिसाब से करेंगे। नीतीश कुमार के जो कोटे से मंत्री बनेंगे क्या वो अपने मोदी जी के हिसाब से अधिकारी चुनेंगे या मोदी जी के हिसाब से काम होगा या पीएमओ के हिसाब से काम होगा। जाहिर तौर पर पीएमओ का दखल हर मंत्रालय में रहता है और रहना भी चाहिए, लेकिन जो हद से ज्यादा दखल था, जिसको लेकर कहा जाता था कि बस अब तो रेल मंत्री के पास हरी झंडी दिखाने का भी मौका नहीं है, हरी झंडी भी वंदे भारत को मोदी जी दिखाते हैं, वो बहुत हद तक उसमें लगाम लगेगी। अब आप देखिए जयंत चौधरी अपना मंत्रालय अपने हिसाब से चलाएंगे, चिराग पासवान अपना मंत्रालय अपने हिसाब से चलाएंगे, चंद्रबाबू नायडू के जो प्रतिनिधित्व करेंगे उनकी पार्टी की तरफ से वो अपना मंत्रालय, जाहिर तौर पर नायडू का उसमें पूरा दखल रहेगा, नीतीश कुमार को जो मंत्रालय दिया जाएगा उसमें उनका पूरा दखल रहेगा। तो ये एक समावेशी सरकार होगी जो कि अच्छी बात है दोस्तों। इसीलिए मैं हमेशा से मानती हूँ कि हमारे देश में ना जिस तरह का हमारा लोकतंत्र है उसमें गठबंधन की सरकारें बहुत अच्छी हैं। अच्छा है गठबंधन की सरकार होना। इसमें जब एक पार्टी की जब सरकार आती है और उसी की सरकार में पूरा उसका दखल होता है तो सरकार का बेलगाम होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब इस तरह की सरकार में आपको गठबंधन के सहयोगियों की सुननी पड़ेगी, मंत्रालयों में उनकी चलनी देनी पड़ेगी और सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अब देखिए ना, नीतीश कुमार की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से बयान आ गया कि अग्निवीर पर विचार कीजिए, यूसीसी को लेकर, मुस्लिम आरक्षण को लेकर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की तरफ से स्टैंड क्लियर हो चुका है कि ये इस पर हम स्टैंड नहीं करते। तो ये एक अच्छी बात है, मतलब लोग ये मानते हैं कि प्रचंड बहुमत की सरकार होनी चाहिए, एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र सरकार जब भी बने, चाहे वो किसी की भी बने, एक जो मिली जुली सरकार होती है वो इस देश का प्रतिनिधित्व करती है। तो अगर ये होने जा रहा है तो आप ये मान के चलिए इस सरकार में सबकी थोड़ी थोड़ी चलेगी। अब जब सबकी थोड़ी थोड़ी चलेगी तो मोदी जी की कितनी चलेगी? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा और जैसा कि 10 साल में आपने देखा है गठबंधन का क्या हश्र हुआ है एनडीए के अंदर, एनडीए के जितने भी गठबंधन के सहयोगी थे उनकी पार्टियों का क्या हश्र हुआ है। मोदी जी इस तरह की सरकार चलाने के बिल्कुल आदी नहीं है। ना तो गुजरात में उन्होंने ऐसी सरकार चलाई, ना 14 और 19 में केंद्र में उन्होंने ऐसी सरकार चलाई। जब सरकार में थोड़ा से सबका रहेगा तो मोदी जी इस तरह की सरकार कितना लंबा चला पाएंगे, कितना आगे ये सरकार चल पाएगी। हो सकता है फ्लोर टेस्ट ये सरकार पास कर ले, हो सकता है फ्लोर टेस्ट हो जाए, और क्योंकि फ्लोर टेस्ट होने के बाद 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं लाया जा सकता। लेकिन 6 महीने के बाद क्या होगा, इसीलिए मैं कह रही हूं दोस्तों, अभी आप लगातार नजर बनाए रखिए। अगले 5 साल ये सरकार सफलता से चलती है कि नहीं चलती है, ये इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि मोदी जी अपनी राजनीति को कितना फ्लेक्सिबल बनाते हैं। अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो उनके लिए 5 साल सरकार चलाना आसान हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये सरकार चली है पिछले 10 साल, अगर उसी तरह से ही सरकार चलती है तो फिर क्या हश्र इसका होगा, आप सोच सकते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।